आपको क्या लगता है, जब आपने जिक्र छेड़ ही दिया है युद्ध का, तो जिस तरह से मिडिल ईस्ट जल रहा है, तमाम एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं कि विश्व युद्ध, तृतीय विश्व युद्ध नहीं होकर रहेगा। आपको लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं चीज़ें में बदलाव आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है, और कहीं ना कहीं कलयुग अपनी ओर बढ़ता भी जा रहा है समय सीमा। देखो, अभी अगर मैं गोचर की बात करूं तो इस समय, अभी कुछ समय पहले जब ये ग्रहण था, सूर्य और राहु का कॉम्बिनेशन, यानी कि सूर्य, राहु, मंगल और बुध, ये सब एक ही घर में थे। तो मंगल और राहु का कॉम्बिनेशन, इसको अंगारक योग कहते हैं। दो भयंकर अग्नि तत्व चीजें आपस में टकराती है तो विस्फोट नेगेटिव ही होता है। मंगल और राहु डेंजरस कॉम्बिनेशन है, इसको अंगारक योग कहते हैं। मंगल और केतु, इसको भी डेंजरस योग, अंगारक योग कहते हैं। आज जितने भी बच्चे पैदा हो रहे, सबकी कुंडली में ये योग बना हुआ है। यानी कि जब ये अपनी जीवन में बड़े होंगे तब ये बड़ा डिजास्टर, विनाशक होगा। लेकिन ये अभी सूर्य का भी कॉम्बिनेशन था, तो मंगल और राहु का अंगारक योग और राहु सूर्य का ग्रहण योग, साथ में बुध भी बैठे। बुध न्यूट्रल ग्रह हैं, जब पावर जिसको सत्ता पे बैठे हुए देखते हैं उसको अपनी सपोर्ट कर देते हैं। लेकिन सूर्य भी पीड़ित हो गए। सूर्य यानी कि सबसे बड़ी कंट्री अमेरिका भी जुड़ गया जी। राहु ईरान भी जुड़ गया, मंगल इजराइल भी, ऐसे समझ लीजिए। तो ये लड़ाई थी राहु, मंगल और सूर्य की, राहु के साथ में जी। तो इजराइल भी बहुत पावरफुल है, सूर्य भी बहुत, यानी कि अमेरिका भी बहुत पावरफुल है। तो ये युद्ध तो देखो शुरू हो गया। अभी सूर्य आउट हुए हैं। सूर्य जो है मीन राशि में अभी ट्रांजिट हुए हैं। हालांकि मीन राशि में ट्रांजिट होने से शनि, वहां ऑलरेडी शनि विराजमान है मीन राशि में पिछले एक सवा साल से, अब 1-1.5 साल तक रहेंगे। तो अभी जो नेक्स्ट मंथ है, अभी नेक्स्ट 15 डेज तो बहुत ही ज्यादा खराब, क्योंकि अभी मंगल राहु का अंगारक योग भी है। लेकिन अगर मैं बात करूं 15 दिन के बाद की, तो मंगल और राहु का जो अंगारक योग है ये खत्म हो जाएगा। यानी कि मंगल राहु का घर छोड़ करके मीन राशि में, यानी कि कुंभ की राशि से मीन राशि में ट्रांजिट हो जाएंगे जी। और आफ्टर 25 डेज, 26 डेज, 14 तारीख, 14 नेक्स्ट मंथ की 14 तारीख को, यानी कि 14 अप्रैल के आसपास किसी भी समय, सूर्य मीन राशि से अपनी उच्च राशि यानी कि मेष राशि में ट्रांजिट होंगे। तो उस समय यूएस की पोजीशन अच्छी हो जाएगी और ये जो युद्ध है ये बिल्कुल अपने समाप्त होने की कगार पर होगा। अभी देखिए वो स्थितियां नहीं आई हैं कि तीसरा विश्व युद्ध आरंभ हो जाए। हाँ, अभी वो स्थितियां, वो गोचर नहीं है। अब कहने को तो लोग पता नहीं क्या क्या भविष्यवाणी कर देते हैं कुछ भी, लेकिन वो लोग ना सिर्फ नेगेटिव देखते हैं। एक गिलास के अंदर आपने पानी देखा, बहुत लोग देखते हैं कि आधा खाली है, मैं देखता हूं कि वो आधा भरा हुआ भी है। तो मुझे अभी सब तरफ वापस से जितनी प्रॉब्लम ये हो रही है, आने वाले समय में उतनी शांति, उतनी पीस चीजें भी नजर आ रही हैं। अगर मैं बात करूं इस साल की, ये साल का नंबर क्या है? 2026 जी। 2026 को टोटल करेंगे तो 10 होता है, जिसका टोटल नंबर 1, ये सूर्य का नंबर है। लास्ट में 26 को देखें तो ये शनि का नंबर है। मैंने नवंबर में एक पॉडकास्ट में बोला था कि मैं ये देख रहा हूं कि आने वाले साल में बहुत सारे लोग अपने पिता से वंचित होंगे, पिता की डेथ होंगी, बहुत सारे लोग अपने अपने पिता को खोएंगे। जितना हो सके इस दोष का सॉल्यूशन यही है कि जितना हो सके अपने पिता से बहस ना करो, पिता से प्यार करो। अगला पूरा साल अपने पापा से, अपने पिताश्री से प्यार करने का है। अगर आप अपने पिता की लंबी आयु चाहते हैं, बस उनसे प्यार करें, उनकी हर बात को सुने, उनकी सुबह उठते उनके पांव छुएं, उनको अपने हाथ से तांबे के गिलास में पानी पिलाएं। यही पिता की लंबी आयु का एकमात्र कारण है। वरना बहुत लोग हैं जिनकी लाइफ में, जिनकी कुंडली में, जिनके पिता को जरा सी भी बीमारियां थी, वो अपने पिता से वंचित हो सकते हैं। ये मैंने पॉडकास्ट में बोला था। और बहुत सारे उसके बाद मेरे को ऐसे लोग मिले जिनके पिता की डेथ हुई, या मैंने देखा बहुत सारे ऐसे लोग हैं। चलो वो तो हर साल भी होती है, हम ये भी मान सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी लास्ट का एक कॉम्बिनेशन है 26, 26, 2 यानी कि चंद्रमा, 6 यानी कि शुक्र। तो जो 26
दो चंद्रमा और शुक्र का जो कॉम्बिनेशन है इसको जैमिनी योग कहते हैं। अच्छा। ये दुर्लभ योग है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा राजयोग है। अगर ये किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली के फर्स्ट हाउस में, फोर्थ हाउस में, सेवेंथ हाउस में और 10th हाउस में बन जाए, वो व्यक्ति 1,000 रुपए से 1 लाख, 1 लाख से 1 करोड़, 1 करोड़ से 1,000 करोड़, 1,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ तक पहुंचने की क्षमता रखता है। इतना बड़ा ये राजयोग है। अगर उसको जेन्युइनली कोई समझाए कि तेरी कुंडली का ये राजयोग है, इसको एक्टिवेट करने का तरीका ये है, तो वो किसी भी बुलंदी तक पहुंचने की क्षमता रखता है, जिसके केंद्र में ये इन दोनों ग्रहों का कॉम्बिनेशन बना हो। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा राजयोग, पहला राजयोग होता है जिसको बोलते हैं अखंड साम्राज्य योग। वो वृषभ लगन में, वृश्चिक लगन में, कुंभ लगन में और सिंह लगन में, इन्हीं में से किसी एक लगन में बन सकता है और किसी में वो बनता भी नहीं है। चलिए, आपने मुझे बहुत सारे राजयोग तो समझा दिए हैं, लेकिन हम सभी जानते हैं कि हिंदू नव वर्ष की शुरुआत हो चुकी है 19 मार्च से, जिसे रौद्र नामक संवत से जाना जा रहा है। मैं अब सबसे पहले जानना चाहती हूँ, 13 महीनों का इसे नया साल बताया जा रहा है हिंदुओं का, क्या लगता है, क्या डरने की तो कुछ ऐसी जरूरत नहीं है? देखो, जैसे इस साल को हम 2 भागों में बांट देते हैं, 6-6 महीने। अच्छा। जितनी प्रॉब्लम फर्स्ट 6 मंथ में होंगी, उसका खामियाजा जो है, उसका जितना खामियाजा हम इन 6 महीनों में झेल रहे हैं या भुगत लेंगे या उठाएंगे, उसका उतना बेनिफिट उन लोगों को आने वाले 6 मंथ, यानी कि जो बाद के जो 6 महीने हैं, मुझे लगता है कि वो 2 और 6 का जो कॉम्बिनेशन है, जैमिनी योग, तब वो एक्टिवेट होगा। क्योंकि वो लास्ट के नंबर है। और जब वो एक्टिवेट होगा तो जितनी स्ट्रगल, जितनी मुसीबतें, जितनी परेशानियां लोग बेचारे फर्स्ट 6 मंथ में झेल रहे हैं, झेलेंगे, या जो कंट्रियां झेल रही हैं, झेलेंगी, वो उतनी तेजी से आने वाले लास्ट 6 मंथ में प्रोग्रेस करेंगी। अब इसको विक्रम संवत के अकॉर्डिंग अगर देखें तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इन 6 महीने के बाद के जो बाद के 6 महीने हैं हिंदू नववर्ष के अकॉर्डिंग, उसमें पूरा वर्ल्ड इकोनॉमिकल बहुत ग्रोथ करेगा। ओके।